हेलो बच्चों, आज चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हम एक लेक्चर आपको बेसिक नोट्स वाला भेज दिए थे, जिसमें बस हम लोग छोटा छोटा बातें किए थे और लेक्चर स्टार्ट करने के लिए हम लोग कुछ बातें किए थे, जिससे हम लोग अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कर सकें। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं भी देखा है तो भी कोई बात नहीं, यहां से शुरू कर सकता है। चैप्टर 1, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। चैप्टर 1 रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए धीरे धीरे करके हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में कुछ बातें बताई थी। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद से स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, उसके बाद स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, वो सब बातें हम लोग छोटा छोटा कर लिए थे, जो कि आपको पहले से पता है। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है आपको बता दें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इररेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर की जो कॉम्बिनेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। हाँ, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब रियल नंबर का हमारा दो टाइप होता है। कितने टाइप होते हैं रियल नंबर के? दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका रेशनल नंबर और दूसरा होता है आपका इररेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होता है और इररेशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। जो रेशनल नंबर होता है वह नंबर होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो। क्या लिखा हो? p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो। जो आपका रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, और जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, बट जो हमारा q है, जो हमारा q है वह 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये जो q है यह 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हम रेशनल नंबर की, ये आर्यन मींस रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर के एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपका हो गया 1, उसके बाद हो गया 2, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद हो गया 4। ठीक है, 0 भी हम रेशनल नंबर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे सर आप बोले हैं कि रेशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में लिखा है, बट यहाँ पे तो केवल हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई q नहीं है। तो हम आपको बता दें, अगर कोई भी वैल्यू नॉर्मली लिखा रहता है तो उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देते हैं, मींस इसके नीचे ऑलरेडी 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम बोले हैं q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे p के बारे में तो कोई बात हुई नहीं, तो p हम 0 रख सकते हैं। तो ये हो गया 0/1। उसके बाद से हम 3/2 भी लिख सकते हैं, -8/9 भी लिख सकते हैं, 10/11 भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अच्छा ठीक है, रेशनल नंबर आप आई होप समझ गए होंगे। ठीक, रेशनल नंबर इसको बोलते हैं, वह नंबर जो p बाई q के फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इसके बारे में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं आगे आपको बताऊं इसके आगे क्या करना है। ठीक है, देखिए उसकी बाद से
हमारा जो रेशनल नंबर के बारे में ही बातें चलेंगी अभी कुछ देर तक। जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है रेशनल नंबर? दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो होता है हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर क्या होता है? और दूसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, REPEATING, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रीअकरिंग भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर स्पेस नहीं है, उसकी वजह से बस हम आपको इतना बता दे रहे हैं कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब सर ये क्या होता है? हम आपको एक एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं और आप भी समझने की कोशिश करिए, ठीक है। समझाने की कोशिश करते हैं और आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, जो हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है बेटा, जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 9/5, क्या लिख दूं? 9/5। फिर जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन मींस हम जब इसको डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, here value will subtract, you will get a 4, you value will now here the 5 is greater than the 4, then we have to do a decimal point. When you will put a decimal point, there will increase over 0, ठीक है। जैसे ही डेसिमल पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 हो जाएगा और 5 8 जा 40, कितना हो गया? 40 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 9/5 की जो वैल्यू आ गई 1.8 आ गई। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात आप नोट करिए, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में जो रिमाइंडर होता है, पहली बात तो वो 0 आ जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर में हमेशा रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया भी है। दूसरी बात, यह कुछ पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद एक आध दो डिजिट के बाद से वो रुक जाएगा, मींस वो उसके आगे वो प्रोसीड नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है। आई होप आपको टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के बारे में समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर किसे कहते हैं। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर मतलब होता है वह नंबर जो कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद वह रुक जाए और साथ ही साथ में जिसका रिमाइंडर हो वह 0 हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर, हाँ बताइए कि हम कैसे पहचानेंगे, हाउ टू नो whether the given number is terminating। देखिए, आप क्लास 9 में इस चीज को पढ़े भी होंगे कि कैसे पता बिना एक्चुअल डिवीजन के बताइए ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो उसके लिए आपको बताया गया था कि अगर डिनोमिनेटर यदि आपका डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है या तो वो 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए। अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 आता है चाहे 5 आता है या 2 और 5 दोनों आ जाता है, तो यदि डिनोमिनेटर का फैक्टर इनमें से कुछ भी आ गया तो उसको हम बोलेंगे वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आप इसलिए बता देंगे टर्मिनेटिंग। आई होप आपको बातें मेरी समझ में आ रही होगी। मैं आपको एक एग्जांपल करके 2-4 एग्जांपल भी करके बताता हूं तो आप उससे शायद इजीली समझ सकेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इधर देखिए ये मान लीजिए एग्जांपल आपका पहला है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे 9/20 तो मैं आपसे बोला
मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये बताइए कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे पहले 20 का फैक्टर निकाल लीजिए, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, अभी तो बेसिक सी बातें स्टार्ट हो रही है। आपको हमको ऐसा लग रहा होगा कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आई होप मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ, जितना इजी हो सकेगा उतना इजी आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए 20 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना फैक्टर आ गया 2, 2, 4। ठीक है, बट यहाँ पे जब आप फैक्टर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 पे पावर 2, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये आपका यस यहाँ पे देखिए आपका जो फैक्टर आया है 2 पे पावर 2 और 5 आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसकी फैक्टर 2 और 5 है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, जगह की कमी है। तो अब देखिए मैं आपको एक बार इसको डिवाइड करके ही बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका क्या हो गया, यह 9/20 था ना, 9/20, तो 9 अंदर 20 बाहर। यहाँ पर देखिए 20 बड़ा है 9 छोटा है, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 ऑलरेडी बढ़ जाएगा, 24 जा 80 हो गया। उसके बाद से आपका यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 0 यहाँ पे बढ़ गया 5, तो ये आपका कितना हो गया, देखिए इस एक तो इसका 0 आ गया, रिमाइंडर इसका 0 आ गया, और साथ ही साथ में यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या कर गया, टर्मिनेट कर गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब दूसरी जो हमारी बातें हैं वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, जगह कम हो रही है। ठीक है, तो अगला हमारी बात ये है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो सकते हैं। चलिए डेसिमल नंबर कुछ हो दीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कुछ देखिए। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, आते हैं इसके। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग, यहाँ पे रिपीटिंग नहीं लिखा है, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, अब सुनिए इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दिया 0.3333, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है, बट वही डिजिट बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, एक इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पे बार लगा सकते हैं, और तीसरा यहाँ पे ऐसे डॉट लगा सकते हैं। तो डॉट यदि लगाते, बार लगाते, तो भी हमारा ये वही चीज लिखा हुआ है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बोलूं और एग्जांपल 1.0.141414, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है इसको। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब हम थोड़ी सी बातें अभी रेशनल नंबर पे न जाके हम थोड़ी सी छोटी छोटी बातें आपको बताने के लिए और कष्ट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर के बारे में आ जाते हैं। नेचुरल नंबर, ये तो बातें आपको पता ही होगा। उसके बाद से होल नंबर के बारे में आ जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर हम आ जाते हैं इंटीजर पे। ठीक है, अब देखिए जो आपका नेचुरल नंबर होता है उसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। और ये कहाँ शुरू होता है, 1 2
इनफाइनाइट तक चला जाता है। जो आपका होल नंबर होता है वो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऑनवर्ड ऐसे चला जाता है। और जो आपका इंटीजर होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव अलोंग विद 0। जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं और साथ ही साथ में 0, वो तुम्हारा इंटीजर में आता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या सारे नेशनल नंबर सारे नेचुरल नंबर, नॉट अ नेशनल नंबर, जस्ट बाय मिस्टेक आई प्रोनाउंस इट अ रॉन्ग वर्ड ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर यहाँ शुरू होल नंबर में है ना, तो सारे नेचुरल नंबर किसमें आ जाते हैं? होल नंबर में। और सारे नेचुरल नंबर किसमें आ जाते हैं? इंटीजर में। क्योंकि पॉजिटिव नंबर, तो नेचुरल नंबर तो सारा पॉजिटिव ही तो होता है, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, 0 इज अ नेचुरल सॉरी न्यूट्रल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर में भी आ जाता है और नेचुरल नंबर हमारा इंटीजर में भी आ जाता है। उसके बाद आता है होल नंबर। जितने भी होल नंबर होते हैं वो आपका इंटीजर होता है। अब आते हैं रेशनल नंबर पे। तो जो रेशनल नंबर होता है वो ये सब उसकी कैटेगरी में आते हैं। मींस नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, इंटीजर भी रेशनल नंबर होता है और आपका इंटीजर भी रेशनल नंबर होता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, ये सब छोटी छोटी नॉलेज आपके चेक किया जाता है, ऐसे प्रैक्टिकल में कभी पूछ लिया जाता है या फिर कोई भी टीचर ऐसे आपकी बेसिक देखने के लिए सब चीजें पूछ लेते हैं। तो आप इन सभी चीजों से एकदम बढ़िया से क्लियर रहिए, क्रिस्टल क्लियर रहिए। किसी को कहने की मौका ना दीजिए, स्टडी करते रहिए। बेटा आप लोग नोट्स बनाइए, अपने माइंड को चीजों को एक बार में ही सीखने की कोशिश करिए। देखिए जो आपको आता है वो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, वो हम जानते भी, आप समझ जाते हैं। बट जो चीज नहीं आता है आप उसको सीख लीजिए। कुछ बच्चे क्या होते हैं बेटा, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि मान लीजिए वो कोई भी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और वह वर्क को कर नहीं पा रहे, बट कुछ समय बाद सोचेंगे इसको बंद करके रख देते हैं। जो चीज आता है तुमने करके रख दिया, अब वो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है और तुम उसको रख दिए तो तुम अपने लाइफ में एक स्टेप पीछे हो गए। क्योंकि जो चीज तुमको नहीं आता है वही सीख लो तो तुम अपने लाइफ में एक स्टेप आगे हो जाओगे। ये चीज माइंड में अपने बैठाने की कोशिश करो और ये चीज होना ही चाहिए। स्टूडेंट हो, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत, बहुत एनर्जी है हम लोग के अंदर, उस एनर्जी को पहचानो और सही तरीके से यूज करो। अपने लाइफ को इस तरह से मोटिवेट करो बेटा, इस तरह से जियो कि मुसीबत अगर तुम्हारे पास आए तो वो खुद परेशान हो जाए, हम जान किसके पास है। देखो बेटा लाइफ में ना प्रॉब्लम तो है, सबके पास है, तुम्हारे पास ही नहीं, सबके पास है। बट एक बात तुमको बता दूं, तुम्हारे पास तुम्हारे फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, अगर तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ है तो वो चीज तुमको वो जरूरत पूरा कर देंगे। किसी एक इंसान, एक जानवर को देख लो, जैसे मंकी को देख लो, डॉग को देख लो, कैट को देख लो, वो अपना भोजन खुद खोजते हैं, खुद खाते हैं, खुद कमाते हैं, खुद करते हैं, चाहे जैसे भी मैनेज करें। वो तो बोल भी नहीं सकते। तो तुम्हारे पास बोलने की भी हैबिट है, देखने का हैबिट है, सुनने का हैबिट है, तो तुम क्यों परेशान हो फालतू चीजों से जिससे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। पढ़ोगे तब ना कुछ मिलेगा। क्या मिल जाएगा तुमको, बताओ क्या? ये सब करने से क्या मिलेगा जो तुम अभी कर रहे हो, जो इस दुनियादारी के चक्कर में पड़े हुए हो कि जरा व्हाट्सअप चला ले या फिर दोस्तों के साथ घूम ले, थोड़ा यहाँ घुमाए वहाँ चले जाए, क्या मिलेगा उससे? तुम अपनी लाइफ ही ना स्पॉइल कर रहे हो, अपना समय ना बर्बाद कर रहे हो। तुम अपने लाइफ में एक एक दिन तुम्हारे लाइफ का कमी हो रहा है ना, बढ़ नहीं रहा है।
तो रोज का रोज कुछ सीखने की कोशिश करो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है और आपको समझना ही पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको मेरी बात समझना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी कुछ एक बातें हैं उसको जरा हम क्लियर कर लेते हैं। इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप बेसिक क्लास में पढ़े होंगे, छोटे छोटे क्लास में पढ़े होंगे, बट एक बार हम रिकैप करा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं चलिए एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ ऑफ 8 and 12। बेटा एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी कि इन दोनों नंबर के बीच में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है उसको हमको क्या करना है यहाँ पे बताना है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हम अपनाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद से हम अपनाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि आपका बहुत जरूरी है। इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम में आपको पूछा जाएगा और इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, अभी दो चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है और उन चीजों में ये सब यूज होंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ ऑफ 8 and 12, ठीक है। देखिए निकालते हैं एचसीएफ 8 का 2 4 फिर 2 2 फिर 2 1, ठीक है। उसके बाद से ये 12 का देख लीजिए 2 6 2 3 and 3 1, ठीक है। देखिए 8 is equal to 2 into 2 into 2 and 12 is equal to 2 into 2 into 3. Here 2 is common, here also 2 is common, therefore HCF of 8 and 12 is equal to 4, ठीक है। क्या है 4, समझ गए। अब वैसे ही आप देख लीजिए सबसे हाईएस्ट नंबर 4 ही है जो इसके भी टेबल में आता है, इसके भी टेबल 4 2 जा 4 3 जा। अब 4 के अलावा कोई भी हाईएस्ट नंबर नहीं है जो इसके भी टेबल में, इसके भी टेबल में है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड था, एचसीएफ निकाल देगा। ये आपका बोलता है इसको मैनेज कर दे रहा हूँ, वैसे आप लोग तो समझ ही रहे होंगे इसके बारे में, कुछ ज़्यादा नहीं है। दूसरा आपका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए हम एचसीएफ भी निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 8 and 12। तो देखिए सबसे पहले जो बड़ा नंबर उसको अंदर और 8 यहाँ पे 8 1 जा 8 यहाँ -4। फिर ऐसे ही करके हम इस वाले नंबर को 8 को इधर लाएंगे, जो हमारा डिवाइजर होगा उसको हम डिविडेंड बना लेंगे और जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा उसको हम डिवाइजर बना लेंगे। फिर 4 2 जा 8, फिर इसको ऐसे माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रॉस आ जाएगा। अब मैं आपको फॉर योर गाइड इन्फॉर्मेशन में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं डिवाइजर। और ये जो अंदर वाला नंबर होता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। और ये जो नंबर आते हैं इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं क्वोशिएंट। यहाँ पे वैसे तो
एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, और यहाँ पे जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। अच्छा सर, आप निकाल रहे थे एचसीएफ ऑफ ए टोटल और आप हमको ये सब बता रहे हैं, तो एचसीएफ है कहाँ पे? तो जहां भी आपका रिमाइंडर जीरो हुआ है, देखिए किस डिवाइजर पे हुआ है, तो 4 वाले डिवाइजर पे हुआ है, तो यही जो आपका प्रूव हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल टू 4, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं यही आपका एल्गोरिथम भी है। अभी मैं जब आपको बताऊंगा क्लियर डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ये प्रैक्टिस करते जाओ। अब सुनिए, इसके बाद मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसके बाद वाली बातें सुन लीजिए। मैं आपको एक, ये आप बेसिक क्लास में पढ़े होंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आप पढ़े होंगे, छोटे छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ आप ये चीज जान चुके हैं, अब यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है? जो सबसे पहला हमारा होता है टॉपिक, वो आता है इंक्लूड डिवीजन लीमा। क्या होता है? अच्छा, मैं वहां पे आपको ये रेशनल नंबर के बारे में बताया, इरेशनल नंबर होता है जो PYQ के फॉर्म में न लिखा जाए, ठीक है? इंक्लूड डिवीजन लीमा, ठीक है? अच्छा, ये लीमा क्या होता है? लीमा जो होता है ये प्रूविंग स्टेटमेंट होता है जो यूज्ड होता है एक दूसरे सेंटेंस को प्रूव करने का। लीमा इज अ प्रूविंग स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट दैट इज नोन एज लीमा, ठीक है? तो सर इंक्लूड डिवीजन लीमा है क्या? सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। जो आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है वही है। मींस जो आपका डिविडेंड है उसको आप क्या मानेंगे? ए मानेंगे। जो आपका डिवाइजर है उसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे। जो क्वोशिएंट है उसको क्या मानेंगे? स्मॉल लेटर में क्यू, प्लस रिमाइंडर को क्या मानेंगे? आर मानेंगे। और एक रूल यहां पे एक सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी, जो आपकी आर की वैल्यू होनी चाहिए वो या तो 0 से मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर, बट जो आपका डिवाइजर है उससे कम होना चाहिए, ठीक है? आर की वैल्यू, जो रिमाइंडर की वैल्यू होनी चाहिए वो या तो 0 के बराबर होना चाहिए या 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट ये जो बी है इससे क्या होना चाहिए? ये छोटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हूँ 20 और यहाँ पे लिखा हूँ 4, तो ये आपको देख लीजिए 4 5 जा 20, ठीक है? इसको इससे डिवाइड करिए, इसको इससे डिवाइड करिए, आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो देखिए जो आपका डिवाइजर है उसको आप ए लिख लीजिए, ए की जगह पे क्या लिख लीजिए? 20 लिख लीजिए। जो आपका क्वोशिएंट है वो कितना है? आपका 4 है, सॉरी डिवाइजर 4 है, क्वोशिएंट कितना है? 5 है, प्लस रिमाइंडर कितना है? 0 है। अब देखिए हम इस स्टेटमेंट की मदद से हम इसको प्रूफ कर दिए, हो गया है, हो गया प्रूफ। इसका मतलब ये जो हमारा डिवाइड था वो सही है। हमको इसमें ये करना है। अभी तक हम छोटे छोटे क्लास में ये सब चीजें पढ़ के आ रहे थे, बट अभी हमको ये करना है, ठीक है? आपको आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं कि मैं बोलूं आपसे, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप प्रूफ करिए 2q प्लस 1 जो है वो ऑड प्राइम नंबर है। आपसे अगर मैं बोलूं प्रूफ करिए कि 2q प्लस 1 जो है वो आपका ऑड प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए a इज इक्वल टू b
आप ये चीज लिख लीजिए। और यहाँ पे जरा देखिए आप r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, या यहाँ पे r की वैल्यू आप या तो आप 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं। कैसे पता चला आप r की वैल्यू 0 या 1 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप b देखिए ना, b 2 है, और मैं आपसे बताया था जो r होता है वो b से क्या होता है, छोटा होता है। तो इस तरह से दे सकते हैं। अब इसी स्टेटमेंट को पुट कर लीजिए, a = b की जगह पे 2 लिख लीजिए, फिर q लिख लीजिए, फिर r की वैल्यू 1 लिख लीजिए। ठीक है, ये पहला आपका हो गया। फिर उसके बाद से a = 2q प्लस यहाँ से लिख लीजिए when r = 0, फिर यहाँ पे when r = 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख लीजिए when r = 1। तो आपको क्या पूछा है, और प्राइम नंबर पूछा है। तो देखिए ये आपका, जब इसको आप यहाँ पे फर्दर लिखिए, सॉल्व करेंगे तो 2q आ जाएगा, ये तो आपका इवन नंबर हो गया। बट इसको अगर प्रूफ करते हैं तो ये a = 2q + 1 जो कि आपका क्या हो जाएगा, और प्राइम नंबर हो जाएगा। तो हम इस तरह से स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा बन जा रहा है, आज के लिए यहीं पे हम खत्म करते हैं। हम इसी आगे कल आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम आपको इसके आगे बताएंगे किस तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। बट स्टूडेंट, मैं आपसे एक चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत ही प्लीज़ आप अपने स्टडी पे फोकस करिए। आप देखिए टीचर्स जो होते हैं ना, वो बच्चों को हमेशा उसी तरह से ट्रीट करना चाहते हैं जिस तरह से वह अपने आप को ट्रीट किए होते हैं मेहनत करने के लिए। क्योंकि टीचर सोचता है ना, मेरे पास जो चीज़ की नॉलेज है मैं अपने बच्चों को दे दूँ ताकि वो बच्चे पढ़कर सक्सेस हासिल कर सकें। तो आप लोग भी खूब अच्छे से मन से पढ़िए और आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करिए कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए सोशल मीडिया होते हैं उसके माध्यम से तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास फैल ही रही है, अच्छी बातें भी बुरी बातें भी। बट आप जिस भी एरिया में रह रहे हो वहाँ के जितने भी छोटे बच्चे आप उनको मोटिवेट करेंगे कि बेटा आप स्टडी कैसे करें, स्टडी फोकस करें। कोई भी छोटे भाई बहन या फिर कोई भी लोग थोड़ी सी डिमोटिवेट हो रहे हैं या फिर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ी सी बताने की कोशिश करिए कि ये जो कार्य कर रहे हो आप अच्छा नहीं कर रहे हो। हम ही आप लोगों की मदद से जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सही लाइन में आ जाए। आप पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, एकदम मन से पढ़िए, खूब सीखिए, खूब आगे बढ़िए। ब्लेसिंग्स मेरी आप हमेशा आपके साथ है। बट ऑनेस्टी, ईमानदारी होना चाहिए, हर काम में ईमानदारी से रहोगे जरूर आगे जाओगे। जो भी पढ़ाया हो उसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। ज़्यादा कुछ खास तो बताया नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर से हमारी बातें आना स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।